तो ये इसका तीसरा पार्ट, तो चलो देखते हैं। ट्रांसपेरेंट हो जाता है। पहले उन्हें अपनी पांचों सेंसेस को खोलना होगा, इतना कि अपने शरीर में हो रही छोटी से छोटी हलचल का भी उन्हें पता हो। फिर ये अपने शरीर के किसी भी हिस्से को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाएंगे और ये पलक झपकने जितना आसान हो जाएगा और फिर इन्हें ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड दिखने लगेगा। पर उसके लिए तांजीरो को बहुत मेहनत करनी होगी। तांजीरो की मौत एक बीमारी से हुई थी। उससे 10 दिन पहले इनके माउंटेन पर एक भालू आ गया था जो लोगों को मार रहा था। तांजीरो ने घर के चारों तरफ घंटी वाली रस्सियां बांध दी थी ताकि भालू इनकी तरफ आए तो इन्हें पता लग जाए। अब रात में तांजीरो को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। कुछ देर चलने पर इन्हें एक बड़ा सा भालू मिल जाता है। तांजीरो भालू से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भूखे हो, लेकिन अगर तुमने एक कदम आगे बढ़ाया तो अपनी फैमिली को बचाने के लिए मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। भालू हमला करने आगे बढ़ता है और पलक झपकते ही तांजीरो उसकी गर्दन काट देते हैं। एक छोटी सी कुल्हाड़ी से तांजीरो ने इतने बड़े भालू को मार दिया था, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भी डर या किलिंग इंटेंट नहीं था। वो हमेशा की तरह शांत थे। तांजीरो कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए लाया था ताकि तुम ये देखो और सीखो। दोनों उस भालू की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। तांजीरो को अब समझ आया कि उसके फादर ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को देख सकते थे। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। तांजीरो सोचता है कि अकाजा के हमले से उसे जिंदा नहीं बचना चाहिए था। इससे पहले गियू ने हर बार तांजीरो को बचाया था, लेकिन इस बार कुछ हुआ जिससे तांजीरो का शरीर अपने आप ही ऊपर हो गया था, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में पहुंच गया था। वो अकाजा की नसों में बहते हुए खून तक को देख पा रहा था। अब तांजीरो सोचता है कि वो अपने किलिंग इंटेंट या फाइटिंग स्पिरिट को छुपा दे तो अकाजा का गला काट सकता है। इधर गियू ने अकाजा पर अपने सारे फॉर्म इस्तेमाल कर लिए थे। अकाजा कहता है कि चलो अब इस खेल को खत्म करते हैं, और वो एक मुक्के में गियू की तलवार तोड़ देता है और उसकी छाती में अपना मुक्का घुसा देता है। पर वो देखता है कि उसका हाथ तो कट गया था। तांजीरो ने कब उसका हाथ काटा उससे भी नहीं पता चला, और तांजीरो का भी डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट हो गया था। गियू और अकाजा दोनों ही नोटिस करते हैं कि तांजीरो में अचानक ही कुछ बदल गया है। गियू अब अकाजा को मारने जाता है तो अकाजा चारों तरफ हमला करने लगता है, लेकिन उसके ये अटैक्स तांजीरो को बहुत ही धीरे दिख रहे थे, मानो उसके लिए समय धीरे हो गया हो या तांजीरो की रफ्तार ही इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। अकाजा गियू को बुरी तरह घायल कर देता है और कहता है कि रेंगोकू की तरह मरना नहीं चाहते तो मेरी तरह एक डीमन बन जाओ। गियू देखता है कि तांजीरो अकाजा के पीछे आ रहा था, लेकिन अकाजा को पता ही नहीं चल रहा था, यानी तांजीरो चुपके से इसे मार सकता है। पर तांजीरो गला फाड़ के चिल्लाता है कि अकाजा, मैं तेरा सिर काट दूंगा। जो देख गियू सोचता है कि अरे चुपचाप ही मार देता। अकाजा को यकीन नहीं होता कि तांजीरो उसके अटैक में जिंदा कैसे बच गया, और उसके कंपास ने तांजीरो को डिटेक्ट कैसे नहीं किया। किसी की फाइटिंग स्पिरिट जितनी ज्यादा होती है, अकाजा उतनी आसानी से उसे सेंस कर पाता है, लेकिन तांजीरो की फाइटिंग स्पिरिट तो चली गई थी। अकाजा ये सोच ही रहा था कि तांजीरो आगे बढ़ के उसका गला काट देता है। गियू भी ये देख हैरान हो जाता है। अकाजा के होश उड़ गए थे। सैकड़ों साल की जिंदगी में उसने ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जिसके अंदर फाइटिंग स्पिरिट ना हो। एक बच्चे में भी ये होती है, लेकिन तांजीरो की आंखों में कोई नफरत या गुस्सा नहीं था। शायद तांजीरो सेल्फलेस स्टेट में पहुंच गया है। अकाजा को पता था कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन वो कभी इस स्टेट तक नहीं पहुंच पाया। वो अपनी गर्दन पकड़ के उसे वापस जोड़ने लगता है, पर तभी गियू पीछे से अपनी टूटी हुई तलवार मारता है, जिससे उसकी गर्दन नीचे गिरने लगती है। अकाजा बस यही सोच रहा था कि अभी तो मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना था, बाकी सबसे स्ट्रॉन्ग। पर तभी उसका सिर राख बन के उड़ जाता है, यानी अकाजा मर गया। तांजीरो बुरी तरह थक गया था। तभी गियू देखता है कि अकाजा का शरीर अपने आप ही चल रहा था। वो कंपास टेक्निक को एक्टिवेट करता है और तांजीरो को मारने ही वाला था, पर तांजीरो बच जाता है। वो देखता है कि अकाजा का सिर वापस से उग रहा था। वो तांजीरो को लात मार के दूर फेंक देता है। तांजीरो सोचता है कि सिर कटने के बाद भी ये मर क्यों नहीं रहा, कहीं इसे मारने का भी कोई सीक्रेट तरीका तो नहीं, जैसा डाकी और ग्यूटारो का था। सिर कटने के बाद भी अकाजा ने हार नहीं मानी है। वो सिर्फ अपनी विल पावर की वजह से अब तक जिंदा है। तभी तांजीरो बेहोश हो जाता है। गियू अब वाटर ब्रीदिंग से अकाजा के शरीर को काट देता है, लेकिन वो तुरंत ही ठीक हो जाता है। वो काफी देर तक अकाजा से लड़ता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। अकाजा बार
बार बार तांजीरो की तरफ जा रहा था। तो गियू कहता है कि तांजीरो से पहले तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। गियू की बातें सुन अकाजा को फिर से वही आदमी दिखने लगता है। तभी एक लड़की अकाजा का हाथ पकड़ लेती है और रोते हुए बोलती है, अब रुक जाओ हाकुजी, बहुत हो गया, चलो अब यहाँ से चलते हैं। अकाजा कहता है कि तुम कौन हो, मैं नहीं जा सकता, मुझे इन दोनों को मारना है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। वो लड़की पूछती है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग क्यों बनना है। अब हमें अकाजा की बैक स्टोरी पता चलती है। अकाजा जब इंसान था तो उसका नाम हाकुजी था। हाकुजी का फादर बहुत बीमार था। उसकी दवाई खरीदने के लिए हाकुजी चोरी किया करता था। वो कई बार पकड़ा भी जाता था और उसे बहुत मार पड़ती थी। चोरी करने की वजह से उसके हाथों पर टैटू भी बना दिए गए थे। हाकुजी इसीलिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था ताकि वो चोरी करे तो पकड़ा ना जाए। वो हंसते हुए कहता है कि तुम मेरे दोनों हाथ काट दोगे तो मैं अपने पैरों से चोरी करूंगा। हाकुजी सिर्फ 11 साल का था। 100 डंडे खाने के बाद भी वो हंस रहा था। जज कहता है कि ये तो कोई शैतान की औलाद ही हो सकती है। हाकुजी को फिर छोड़ दिया जाता है। जब वो घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता ने खुशी कर ली है। जब उन्हें पता चला कि हाकुजी फिर से चोरी करते पकड़ा गया, वो हाकुजी के लिए एक चिट्ठी छोड़ के गए थे जिसमें लिखा था कि प्यारे हाकुजी, एक ईमानदार जिंदगी जीना, एक नई शुरुआत करो। हाकुजी सोचता है कि क्या इस दुनिया में गरीबों को जीने का कोई अधिकार नहीं है, भाड़ में गई ऐसी दुनिया। हाकुजी फिर उन लोगों को पीटने लगता है जिन्होंने उसे पकड़ा था। अगर उसके पिता मर गए तो इन्हें भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। आपने ऐसा क्यों किया पिताजी? अगर ये लोग मुझे सैकड़ों सालों तक सजा देते तब भी मैं सह लेता। उसके पिता की हालत दिन ब दिन बुरी होती जा रही थी। उनकी हड्डियां दिखने लगी थी। हाकुजी बस उन्हें ठीक करना चाहता था। इसके लिए अगर वो मर भी जाता तो भी उसे गम नहीं था। हाकुजी उन सभी लोगों को अकेले ही पीट देता है। तभी यहाँ एक आदमी आता है जो हाकुजी से कहता है कि तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने सुना था कि यहाँ किसी बच्चे को फांसी होने वाली है, इसीलिए मैं यहाँ आया, पर तुमने तो अकेले ही इन 7 लोगों की धुलाई कर दी। तुम में काफी हुनर है। अकाजा को समझ आता है कि वो अपनी मेमोरीज देख रहा है। इस आदमी का नाम केजो था। वो कहता है कि मेरे डोजो को ज्वाइन करोगे? अब तक मेरा एक भी स्टूडेंट नहीं रहा है। तुम्हारे टैटू से पता चलता है कि तुम एक क्रिमिनल हो। हाकुजी अब गुस्से में केजो को मारने जाता है, पर केजो बहुत ही आसानी से उसकी धुलाई कर देता है। धुलाई के 1 घंटे बाद ही हाकुजी केजो के डोजो पहुंच जाता है। केजो कहता है कि वो यहाँ सोर्यू स्टाइल का मार्शल आर्ट सिखाता है, जिसमें सिर्फ हाथों से लड़ते हैं। उसके पास कोई स्टूडेंट नहीं है, तो वो छोटे मोटे काम कर अपना गुजारा करता है। केजो चाहता था कि हाकुजी उसकी बीमार बेटी की देखभाल करे, क्योंकि केजो को काम से बाहर जाना पड़ता है। उसकी देखभाल से तंग आकर केजो की पत्नी नदी में कूद गई थी। हाकुजी कहता है कि मेरे जैसे क्रिमिनल पर तुम भरोसा कैसे कर सकते हो? केजो कहता है कि तुम्हारे अंदर का क्रिमिनल तो मैंने तुम्हारी पिटाई करके ही निकाल दिया था। अकाजा को अब याद आता है कि तांजीरो और केजो बिल्कुल एक जैसे हैं, इसीलिए उसे तांजीरो से घिन आ रही थी, क्योंकि उसे देखने से अकाजा को अपना अतीत याद आ रहा था, उसका फालतू अतीत। हाकुजी कहता है कि मेरे जैसे क्रिमिनल पर तुम भरोसा कैसे कर सकते हो? के लिए उसे तांजीरो से घिन आ रही थी, क्योंकि उसे देखने से अकाजा को अपना अतीत याद आ रहा था, उसका फालतू अतीत। केजो की बेटी का नाम कोयुकी था। केजो हाकुजी को उसके पास छोड़कर यहाँ से चला जाता है। कोयुकी पूछती है कि तुम्हारे चेहरे पर ये घाव कैसे आए? तुम ठीक तो हो ना? हाकुजी अब कोयुकी की देखभाल करने लगता है। वो उसे शुक्रिया करती तो हाकुजी कहता था कि हर बार शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, तुम बस आराम करो। कोयुकी उससे माफी मांगती है, उसकी वजह से हाकुजी को इतना परेशान होना पड़ रहा है। कोयुकी बहुत ही कमजोर और नाजुक थी। हाकुजी को उसके सिर की पट्टी और कपड़े बदलने पड़ते थे। रेस्ट रूम के लिए भी उसे उठाकर ले जाना पड़ता था। वो अपने पिता की देखभाल भी ऐसे ही करता था, तो उसे इस काम की आदत हो गई थी। कियोकी रोज ही उसे सॉरी बोलती थी। हाकुजी सोचता था कि जो लोग बीमार होते हैं वो हमेशा माफी क्यों मांगते हैं? माफ करना तुम्हें परेशान करने के लिए, माफ करना इतना खांसने के लिए, पर वो बीमार हैं, उसमें उनकी कोई गलती तो नहीं है। वो अपनी खांसी रोक थोड़ी सकते हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ तो बीमार इंसान को ही होती है। कोयुकी हाकुजी से कहती है कि मेरी वजह से तुम ठीक से ट्रेनिंग नहीं कर पाते होंगे या बाहर खेलने भी नहीं जा सकते। तो हाकुजी बोलता है कि वो कभी खेलने नहीं गया है और मेरी ट्रेनिंग भी ठीक से हो जाती है। कोयुकी बोलती है कि आज रात आतिशबाजी होने वाली है, तुम्हें जाना चाहिए। तो हाकुजी पूछता है कि मैं तुम्हें भी उठाकर साथ ले चलूं? अगर तुम नहीं चल सकती तो आतिशबाजी अगले साल भी तो होगी, हम तब भी चल लेंगे या उसके अगले साल। ये सुन कोयुकी
कोयुकी रोने लगती है। कई बार बातें करते करते कोयुकी अचानक रोना शुरू कर देती थी, जो देख हाकुजी को अच्छा नहीं लगता था। केजो के साथ उसकी ट्रेनिंग भी अच्छी चल रही थी। केजो को ये डोजो और ये जगह कैसे मिली इसके पीछे एक कहानी है, जबकि वो कोई समुराई भी नहीं था। एक बार उसने कुछ डाकुओं से एक बूढ़े आदमी की जान बचाई थी। बूढ़ा आदमी केजो की सोरू स्टाइल देखकर इतना इम्प्रेस हुआ था कि उसने अपना डोजो और जमीन केजो के नाम कर दी थी, क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था। ये बात उसके पड़ोसी केंजुत्सु डोजो को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो खुद इस जमीन को हथियाना चाहते थे। वो लोग केजो को परेशान करने लगे, जिस वजह से उसके पास कोई नया स्टूडेंट नहीं टिक पाता था। लेकिन यहाँ ट्रेनिंग और कोयुकी की देखभाल करने से हाकुजी के दिल को शांति मिल रही थी। 3 साल बीत गए और हाकुजी 18 साल का हो गया। कोयुकी 16 साल की थी और अब खुद से चलने फिरने लगी थी। अब एक दिन केजो हाकुजी से कहता है कि कोयुकी उसे पसंद करती है। केजो चाहता था कि हाकुजी उससे शादी करके इस डोजो को संभाले। हाकुजी सोचता है कि मेरे जैसे क्रिमिनल के लिए एक नॉर्मल जिंदगी जीना ही बड़ी बात है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझ जैसे इंसान को कोई पसंद भी कर सकता है। उसके पिता ने कहा था कि एक ईमानदार जिंदगी जीना, और हाकुजी के मन में एक उम्मीद जगने लगी थी। वो सिर झुकाकर हाँ कर देता है। उसे क्या पता था कि जिन 2 लोगों को वो अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है, उनका ऐसा अंत होगा। अगले दिन हाकुजी अपने पिता की समाधि पर जाता है, उन्हें बताने कि वो शादी करने वाला है। वापस आने में उसे एक और दिन लग जाता है। वो देखता है कि उसके डोजो के सामने कुछ लोग खड़े थे। उसका दिल भारी होने लगता है। उसे पता चलता है कि किसी ने डोजो के कुएं में जहर मिला दिया, जिससे केजो और कोयुकी दोनों मर गए। ये काम पड़ोसी डोजो ने किया था, क्योंकि वो कभी केजो या हाकुजी को लड़ाई में नहीं हरा पाते थे। ये सुन हाकुजी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा क्यों होता है कि मेरे अपने खतरे में होते हैं तब मैं उनके पास नहीं होता। हाकुजी कोयुकी के साथ आतिशबाजी देखने भी गया था। उसने पूछा भी था कि तुम्हें यकीन है मैं तुम्हारे लिए सही लड़का हूँ। कोयुकी बोली कि तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तब तुमने कहा था कि हम अगले साल आतिशबाजी देखने चल लेंगे, या उसके अगले साल। असल में तो कोयुकी को लगता ही नहीं था कि वो अगले साल तक जिंदा भी रह पाएगी। उसकी मदर को भी नहीं लगता था। वो मुझे मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, शायद इसीलिए उसने खुद को खत्म कर लिया। मेरे पिता ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, पर तुम हमेशा मेरा फ्यूचर देखा। वो कोयुकी से वादा करता है कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा और पूरी जिंदगी कोयुकी की रक्षा करेगा, जो सुन कोयुकी खुश हो जाती है। लेकिन आखिर में हाकुजी की बातें फालतू थी। वो अपना कोई बात कोयुकी पूरा खून से सन गया। हाकुजी कहता है कि रास्ते से हट जाओ, नहीं सुनता और वापस हाकुजी बन जाता है और कोयुकी को गले लगाकर रोने लगता है और बोलता है कि माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। जरूरत के समय मैं तुम्हारे पास नहीं था। मैं अपना एक भी वादा नहीं निभा सका। मुझे माफ कर देना। कोयुकी बोलती है कि मुझे खुशी है, तुम्हें सब याद आ गया और तुम फिर से हाकुजी बन गए। वेलकम होम हाकुजी। तांजीरो देखता है कि अकाजा की बॉडी राख बन के उड़ने लगती है। वो मारा गया था। कोयुकी उसका साथ नहीं छोड़ती और वो भी उसके साथ नर्क में चली जाती है। तांजीरो और गियू दोनों की हालत खराब हो गई थी और वो दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। कासुगाई क्रो ये खबर हर जगह फैला देते हैं कि तांजीरो और गियू ने अपर रैंक 3 को हरा दिया। अकाजा मारा गया। ये बात अपर रैंक 1 कोकुशिबो भी सेंस कर लेता है। वो कहता है कि तुम तो सबसे ताकतवर बन के मुझे हराने वाले थे ना अकाजा। किसने सोचा था कि तुम इस तरह से सब कुछ छोड़ दोगे। तुम तो कमजोर और कायर निकले। इधर डोमा बोलता है कि अरे लॉर्ड अकाजा मारा गया क्या? ये कैसे हो सकता है? खैर वो मर गया तो मर गया, मुझे क्या। चलो लड़की, अब अपना नाम तो बताओ। हम देखते हैं कि कानाओ उसके सामने बहुत घायल खड़ी थी। ये खबर सुनकर कि तांजीरो और गियू ने अकाजा को हरा दिया है, मुइचिरो और गियोमी खुश हो जाते हैं। मित्सुरी भी उनकी तारीफ करती है। ओबानाई कहता है कि अब हमें भी कुछ करके दिखाना होगा। इधर यूशिरो, जेनित्सु और मुराता अब भी साथ थे। इनोसुके तो एक कासुगाई क्रो को परेशान कर रहा था। मुझे सबसे पावरफुल डीमन के पास ले चलो। गेन्या अब भी सानेमी को ढूंढ रहा था। इधर सानेमी डीमंस को मारते जा रहा था और किसी अपर रैंक का इंतजार कर रहा था। किरियो मुजान को ढूंढने में लगा हुआ था, लेकिन नाकी में इन्फिनिटी कासल को चारों तरफ से और बड़ा करने लगती है, जो देख इनके होश उड़ जाते हैं। पर फिर भी वो हार नहीं मानते और मुजान को ढूंढते रहते हैं। मुजान कहता है कि एक अपर रैंक को मार के तुमने कुछ हासिल नहीं किया है स्लेयर्स। तुम सब लोग यहाँ मरने वाले हो। तुम्हें मेरा चेहरा भी देखना नसीब नहीं होगा और आज की रात तुम सभी डीमन स्लेयर्स की आखिरी रात होगी। इधर गियू और तांजीरो के कासुगाई क्रो उनसे कह रहे थे कि मरना मत, हमें तुम्हारी जरूरत है। और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी? मुझे तो अकाजा की बैक स्टोरी ने रुला दिया था और बाकी एनिमेशन तो हमेशा की तरह गॉड लेवल ही था। अब 2 मूवीज